हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आरवी शर्मा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम लास्ट में पीवाईक्यूज में देखेंगे कि प्रीवियस में कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं, जो कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं। तो वो भी कवर करेंगे हम लास्ट में। स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all sectors of an economy plan to buy at a given level of income during a period of accounting. जो भी आपके वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है पूरे साल का, ऑल सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस सेक्टर, तीनों का मिला के जो भी आपका लेवल ऑफ इनकम है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। हम यहाँ पे अब जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ा था, वो और एग्रीगेट डिमांड दोनों अलग है। किस तरीके से अलग है? जो हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हम एक इंडिविजुअल की निकालते हैं या मार्केट की निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की निकाल रहे हैं। तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कंफ्यूज मत होना माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड में। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो पूरे इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू फाइनल अमाउंट होता है। ये हमारा नेशनल इनकम निकालने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के? एग्रीगेट डिमांड निकालते कैसे हैं, ये आप जो लास्ट में दिया हुआ है क्रक्स, इसको याद कर लेना। एडी क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी डिनोट किया जाता है, मतलब जो लोग कितना खर्चा कर रहे हैं इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। तो हमारा क्रक्स क्या निकलता है? एडी, एग्रीगेट डिमांड क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। इन सबको मिला के क्या निकलता है हमारा? एग्रीगेट डिमांड। एक चीज का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बताना है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी क्या हुआ? सी प्लस आई, हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में बताना है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी अगर आता है तो सी प्लस आई प्लस जी। फोर सेक्टर आपके सिलेबस में है ही नहीं। थ्री सेक्टर भी रेयरली ही एग्जाम में आता है, मेनली आपका टू सेक्टर के ऊपर ही बात की जाती है, जो मैंने इस वीडियो में कवर भी किया है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी अगर एग्जाम में आता है तो वो मेनली आपका बोल रहे हैं सी प्लस आई कंसेप्ट। ठीक। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कंपोनेंट्स ऑफ एडी पूछे जाए तो आपको चारों समझाने। ठीक है। कंपोनेंट्स पूछे जाए तो चार बताने, कंपोनेंट चार होते हैं, पर आपका एक्सप्लेनेशन कि आप चारों से निकाल के वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है कि टू सेक्टर इकोनॉमी या थ्री सेक्टर इकोनॉमी वाला आपको एक्सप्लेन करना है। कंपोनेंट चार होते हैं। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, देखो वही आ गया जो मैंने बात की। टू सेक्टर मॉडल बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम थ्री सेक्टर बात करेंगे, फोर सेक्टर जो आपका सिलेबस में नहीं है। तो टू सेक्टर में क्या होता है हमारा? सी प्लस आई। सी प्लस आई मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। वहां से हम क्या निकालते हैं? एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं इकोनॉमी। ठीक। टेबल पे आते हैं, टेबल से आप बहुत इजीली समझ पाओगे क्या होता है। ये हमारा एडी है, एक्सपेंडिचर है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारा है क्या? इनकम, इन करोड़ में है। ठीक। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो आर है हमारा, यहाँ पे जीरो टू आर, ये हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कि जो भी आप इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है। इकोनॉमी के अंदर कुछ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट जो होती है हर साल की जाती है सोशल वेलफेयर, जो कि मेनली गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है। हम मान के चलते हैं कि साल में इतनी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी इकोनॉमी में, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इतनी होनी है। ठीक। अब देखो यहाँ से हमारा कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो रहा है एस पॉइंट से। कहाँ से हो रहा है? एस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब? अब देखो हमारी इनकम तो जीरो है, तो हम ये खर्चा कहाँ से करेंगे? अगर हमारी इनकम जीरो है तो हम ये खर्चा कहाँ से करेंगे? इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जिस तरीके से जीरो हमारी इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
उसी तरीके से जीरो लेवल पे जो हमारे कंजम्पशन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो खर्चे नहीं होंगे। बेसिक नेसेसिटीज तो होती हैं। आप कहीं रह रहे हो तो रेंट देना पड़ेगा, खाना खाना है, ठीक है? वो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक खर्चे होते हैं वो तो हर किसी को करने हैं। इकोनॉमी के बेसिक खर्चे होते हैं। आप भले ही आपकी नेशनल इनकम जीरो है लेकिन फिर भी कुछ खर्चे तो करने पड़ेंगे आपको इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसीलिए जो हमारे कंजम्पशन कर्व है वो एस पॉइंट से स्टार्ट होता है और जो जीरो इनकम पे हमारा कंजम्पशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर जैसे जैसे इनकम हमारी ग्रो करती है कंजम्पशन भी ग्रो करने लगती है। और इसी तरीके से जो हमारा कंजम्पशन और एडी का डिफरेंस है, जो हमारा सी प्लस आई है, तो सी हो गया, आई देखो हमारा ऑटोनोमस है, हर पॉइंट पे सेम है, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो सी और आई को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एडी कर्व बनेगा। एडी कर्व मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व। इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, टू सेक्टर मॉडल इजी है, ठीक है। ऑल्दो एडी कर्व हैज द फोर एलिमेंट, उन्होंने खुद बोला कंपोनेंट, फोर एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, लेकिन टू सेक्टर मॉडल हम लोग क्या लेते हैं, फोकस ऑन टू कंपोनेंट्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा इस तरीके से बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो वहां से स्टार्ट होकर अपवर्ड स्लोप रहता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा पैरेलल टू एक्स रहता है, और दोनों को कंबाइंड करके हमारा क्या निकलता है, एडी कर्व, जो कि हमारा सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा टू सेक्टर मॉडल ऑफ एडी कर्व। आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। नेशनल इनकम के हमारे, नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट्स होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। एडी कर्व का क्या था हमारा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे क्या था, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे आपके, अभी आगे, तो इनको लिख लेना फॉर्मूला उसको। जो हमारा एडी कर्व का फॉर्मूला है वो सी प्लस आई है, और जो हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, सब एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, वाई एक्सेस पे हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग आता है, और एक्स एक्सेस पे हमारा इनकम आता है। अब क्या होता है, जब हमारी इनकम जीरो होगी उस टाइम पे हमारे सेविंग भी क्या होगी, जीरो। और जिस तरीके से हमारी इनकम लेवल बढ़ता जाएगा, हमारा सेविंग भी इकोनॉमी में बढ़ता जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ता जाएगा, जिसको नेशनल इनकम, चाहे आप एग्रीगेट सप्लाई बोलो चाहे आप इनकम बोलो, नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई और आपका नेशनल इनकम जो है वो इनकम के साथ साथ आपका बढ़ता जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है। इजी है, वाई एक्सेस में हम लोग कंजम्पशन और सेविंग लेंगे, एक्सेस इनकम लेंगे, तो इनकम बढ़ते इसके साथ हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी टाइमली बढ़ता रहेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, ये हमेशा 45 डिग्री पे ही बनता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। इजी है, यहां तक समझ आ रहा है सब, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, जो भी आप इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन हो रहा है। अभी तक देखो हम लोग क्या ले रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है। एग्रीगेट सप्लाई में क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग दोनों है। अब हम सिर्फ कंजम्पशन को अलग पढ़ेंगे, सेविंग को अलग पढ़ेंगे। अब वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा कंजम्पशन है, वाई एक्स हमने कंजम्पशन लिया, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे इनकम। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा। हर ग्राफ में आप देखोगे तो चेंज होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में कंजम्पशन फंक्शन समझा रहे हो और आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही गलत लिया, सेविंग लिख के आ गए। इन ग्राफ्स को बनाना एक कॉपी पेन पे और प्रैक्टिस करना कि एग्जाम में गलत ना बने। और इन चीजों का खास ध्यान रखना है कि इनकम मतलब एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा, वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, ठीक है। और ग्राफ में किसको, नेशनल इनकम को, एग्रीगेट सप्लाई को क्या डिनोट करना है, कंजम्पशन को क्या डिनोट करना है, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को क्या डिनोट करना है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में गलत करोगे तो डायग्राम में मार्क्स कट जाएंगे, ये ग्राफ में मार्क्स कट जाएंगे आपके। चलो स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन को। कंजम्पशन फंक्शन जो होता है, एट इवन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ मिनिमम कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि आपको सर्वाइवर के लिए जरूरत होती है। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका अगर इनकम जीरो हो तब भी आपके कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखो इस जगह पे क्या हो रहा है कि आपकी इनकम, ये जो आपका ग्राफ है वाई वाला जो हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारा क्या है, नेशनल इनकम का ग्राफ है।
एग्रीगेट सप्लाई का नेशनल इनकम ग्राफ है, जो हमेशा 45 डिग्री पे रहता है। इजी है यहाँ तक। और हमारा कंजम्पशन ग्राफ एक पॉइंट से बनता है और वहां से हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। ठीक, अब ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो उससे पहले क्या है कि हमारा कंजम्पशन लेवल ज्यादा है और इनकम कम है हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिससेविंग। डिससेविंग मतलब कि आपको जो आपके खर्चे हैं उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, बाहर से उधार लेना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिससेविंग। इसी के साथ आगे देखते हैं, एट द पॉइंट ऑफ ई आपका इनकम और आपका कंजम्पशन बराबर हो गया, तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगा आपका, जीरो सेविंग। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजम्पशन और इनकम आपका बराबर होता है। उसके बाद देखो आपका इनकम का ग्राफ ऊपर चला गया, कंजम्पशन का ग्राफ नीचे हो गया, मतलब इनकम ज्यादा है यहाँ पे आपकी और कंजम्पशन कम है, तो यहाँ पे सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डिस सेविंग था, ब्रेक इन पॉइंट पे जीरो सेविंग हो गया, क्योंकि इनकम और जितनी आप कमा रहे हो उतना खर्चा कर रहे हो, और उसका इनकम ज्यादा हो गया, खर्चे कम हो गए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सेविंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हर इकोनॉमी चाहती है कि उनका इनकम लेवल इतना रहे कि वो सेविंग वाले सेगमेंट में रहे, लोन ना लेने पड़े उनको अपने खर्चे के। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, कंजम्पशन इंक्रीज इन इनकम, जितनी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से कंजम्पशन भी आपकी बढ़ती जाएगी, एट द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस मोर देन द रेट ऑफ द कंजम्पशन। ठीक है, इनकम जो होती है वो कंजम्पशन के रेट से ज्यादा बढ़ती है, इसलिए एक पॉइंट के बाद आके ये ब्रेक इन पॉइंट पे आता है, फिर इनकम आगे चली जाती है और कंजम्पशन जो है एक स्टडी लेवल पर बढ़ती रहती है और बाद में हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाती है। इजी है, ये था हमारा कंजम्पशन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला देख लो, न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा। ठीक है, कई जगह पे इसको सी बार भी बोलते हैं, हमने ग्राफ में सी बार लिया हुआ था इसको। ठीक है, तो आप इसको सी बार भी डिनोट कर सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इनकम। ये वाई बोल लो या आई बोल लो, इनकम है। ठीक है, ये है कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला, ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अभी जब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा तो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें, कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू इनटू, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, नेशनल इनकम। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एपीसी एंड एमपीसी कवर करते हैं। एपीसी और एमपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि 3 नंबर का, इसमें क्या पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन। अगर वो नहीं पूछेंगे तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल बोलो या फिर न्यूमेरिकल भी आते हैं और एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से काफी आते हैं। मैं आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अच्छे से याद करके जाना, अगर 3 नंबर में आता है तो फ्री के 3 नंबर है आपके। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है हमारा, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। हमारा जो कंजम्पशन है उसको अगर हम डिवाइड करें किससे, इनकम से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाएगा। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। ये रेशियो है किसके बीच में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और उसके लेवल लेवल ऑफ इनकम के बीच में। इजी है, ये रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज इन इनकम, ये फॉर्मूले को इन्होंने डेफिनेशन बना रखी है। इजी है, as long as the consumption level is more than national income till break even point, the average propensity to consume more than one। जब तक हमने जो ग्राफ पढ़ा था, जब तक डिस सेविंग हो रहा है तब तक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, और मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो, ध्यान रखना। व्हेन द इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम गिरता जाएगा क्योंकि सेविंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एमपीसी भी गिरता जाएगा। एपीसी जीरो हो सकता है कैसे, जब हमारा जितनी भी इनकम होगी वो सब सेव होने लग जाएगी, तो हमारा कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। इनकम जितनी भी रहे तो जीरो डिवाइड बाय, चाहे तो 1 लाख कर लो, 10,000 कर लो, जीरो ही हो जाएगा। जब हमारा इनकम जो है वो सेविंग के बराबर हो, जितना भी हम कमा रहे हैं उतना ही सेव कर रहे हैं, तो हमारा एपीसी जीरो हो जाता है, जब कंजम्पशन जीरो हो हमारा, इन शॉर्ट, है ना। एमपीसी भी जीरो हो सकता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। हमने कंजम्पशन फंक्शन खत्म किया, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेविंग फंक्शन। व्हाट इज सेविंग फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग फंक्शन में क्या होता है आपका,
ये हमारा सेविंग का ग्राफ है। सेविंग का ग्राफ हमारा 0 एक्सेस के नीचे बनता है, ध्यान रखना, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ता रहता है। जिस तरीके से हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन लिया था वो हम नेगेटिव में लेंगे कि जब हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जब हमारी इनकम जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ खर्चे कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, डिस, मतलब हम लोन ले रहे हैं उस खर्चों के लिए। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा हमारा लोन कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे C इज इक्वल टू वाई होगा, मतलब कंजम्पशन हमारा इनकम के बराबर होगा। तो सेविंग कितना हो जाएगा वहां पे, जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना ही, जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं, सेविंग जीरो हो जाएगा। तो ये ब्रेक इन पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद इनकम बढ़ती है तो खर्चे उसके लेवल में कम इंक्रीज होते हैं एज कंपेयर टू इनकम, तो हमारी सेविंग जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है इस सेगमेंट में लाई करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं अपने खर्चे करने के लिए लोन लेने। तो सेविंग फंक्शन में हमारा यही बोलता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, वो क्या बोला जाता है, सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो इट शोज द सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गिवन नेशनल इनकम। ये हाउस होल्ड की सेविंग दिखाता है हमारा नेशनल इनकम के अंदर, और साथ ही साथ शोज डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, हमारी इतनी इनकम पे कितनी सेविंग होगी, इतनी इनकम पे कितनी होगी, इतनी पे कितनी होगी, ब्रेक इवन कितने पे होगा। तो ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करने पे इन टर्म्स ऑफ नंबर हेल्प करता है सेविंग। इजी है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा कंजम्पशन फंक्शन में हमारा एपीसी और एमपीसी था, सेम सेविंग फंक्शन में हमारा एपीएस और एमपीएस है। फॉर्मूलेज लगभग सेम ही है। जैसे हमारा एपीसी में था कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम, एपीएस में है हमारा सेविंग डिवाइड बाय इनकम, ठीक है। एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। एपीएस कभी भी हमारा वन और उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन ये जीरो हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जितना कमा रहे हैं उतना सेव करेंगे, इसलिए वन नहीं होता है। वन होने के लिए दोनों का बराबर होना चाहिए, हम कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं इनकम बढ़ने से। तो इसीलिए हमारा एपीएस जो है वो आपका कभी वन नहीं होगा और मोर देन वन भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप कमा 1000 रहे हो और खर्च आप 1500 कर रहे हो, तो मोर देन आपका एपीएस कभी नहीं जाएगा। और ये जीरो हो सकता है, जीरो कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जीरो होता है, ठीक है। एपीएस इज इक्वल टू जीरो ब्रेक इवन पॉइंट पे कब, अब एक चीज देखो, हमने जो पिछले ग्राफ में पढ़ा हमने, एपीएस यहाँ पे सेविंग क्या हमारी जीरो है, तो हम यहाँ पे अगर हम लेंगे सेविंग जीरो डिवाइड बाय इनकम, कुछ भी हो, हमारी 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, एट द एंड हमारा एपीएस कितना आएगा, जीरो ही है। तो एपीएस जीरो हो सकता है कब, ब्रेक इवन पॉइंट के हो, ठीक है। एपीएस सेव्स इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा एपीएस भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और एमपीएस में क्या होता है, एमपीएस वही चेंज इन द सेविंग टू द चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, ये हमारा क्या होता है, एमपीएस। चेंज मतलब कि पहले क्या था और अभी क्या हुआ, जो डिफरेंस है उसको डेल्टा एस बोलते हैं, और पहले क्या इनकम थी अभी क्या इनकम है तो उसको डेल्टा वाई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हमारी इनकम 100 थी, अब 150 हो गई, तो जो 50 है डिफरेंस, वो हमारा डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो चेंज को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो मार्जिनल में, चाहे वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो, चाहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो, वहां पे हम चेंज लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। एडिशनल इनकम सेव द एमपीएस इक्वल टू 1, अगर हम जो एडिशनल इनकम है सारी सेव कर देते हैं तो, और होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम बाय एमपीएस इज इक्वल टू 0, अगर जितने हमने एडिशनल इनकम किया सारी सारी कंज्यूम कर ले तो हमारा एमपीएस 0 हो जाता है। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, बहुत इजी टॉपिक है, आपका एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है कई बार ये, आपको एपीसी दे देंगे और बोलेंगे कि एपीएस आपको निकालना है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस आपका कितना होता है, 1 होता है। आपको एपीसी दिया हुआ 0.78 है, तो आपका एमपीएस निकल जाएगा कैसे, इसको इधर जाके माइनस में भेज दो, तो एपीएस आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.78, तो एपीएस आपका कितना आ गया, 0.22। ईजी है। इसी तरीके से अगर आपको एपीएस दे दिया गया कि वो 0.5 है, तो आपका एपीसी कितना निकलेगा, 0. एक नंबर के एमसीक्यूज में आता है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। सेम एज इट इज आपका एमपीसी प्लस एमपीएस, इन दोनों को मिला के भी आपका क्या बनता है, हमेशा 1 बनता है। ये वाला टॉपिक न्यूमेरिकल में काफी काम आता है, जब न्यूमेरिकल करोगे
तब ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब मैं न्यूमेरिकल वीडियोस बनाऊंगा तो आपको कवर भी करवा दूंगा। और अगर 1 नंबर के एमसीक्यू में आता है तो फ्री का 1 नंबर है, फिर फॉर्मूला लिख लेना और इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना, बहुत ईजी टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, जबकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। जो हमने अभी पीछे 2 कर्व पढ़ी, कंजम्पशन कर्व पढ़ी और सेविंग कर्व पढ़ी, उन दोनों को मिला के कर्व बनाई गई है और बहुत ईजी है। एग्जाम में अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फ्री के 4 नंबर है। दोनों ग्राफ्स मैंने आपको दिखा दिए हैं पहले किस तरीके से बनता है, बस यहाँ पे उन्होंने उनको मर्ज किया है और ये शो किया है कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वहीं पे आपका सेविंग 0 होता है। ये ग्राफ सेम ही है जो हमने पहले बनाए थे। ये इनकम है हमारी, वाई एक्स है जो 40 डिग्री पे रहता है। ये कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व किसी न किसी पॉइंट पे स्टार्ट होता है, जहां पे स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेम ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जिस तरीके से हमारा इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। इनकम तो बढ़ ही रहा है हमारा और साथ ही साथ सेविंग भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सेविंग माइनस से स्टार्ट होता है। माइनस से क्यों स्टार्ट होता है हमारा सेविंग? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं, भले ही हमारी इनकम 0 हो, तो इसलिए हम लोन लेना पड़ता है हमें, तो डिस सेविंग बोलते हैं इस पोर्शन को। तो जिस तरीके से हमारा सेविंग बढ़ेगा और जब हमारा कंजम्पशन और इनकम आके क्लैश करेगा, ये डिस सेविंग हो गया, है ना। जहां पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, जहां पे कंजम्पशन और हमारा इनकम बराबर होगा, उसी पॉइंट पे सेम एज इट इज हमारा सेविंग भी 0 होगा। ये आपका एग्जाम में एज इट इज बनाना है, तो पहले ये बना लेना, डॉट डाल के ये नीचे आ जाता है, तो उस हिसाब से आप लोग सेविंग कर्व बना लेना, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जब इनकम लेवल बढ़ेगा, कंजम्पशन उसके हिसाब से एज कम्पेयर टू कम होता है, तो सेविंग फंक्शन होता है। यहाँ पे हमारा सेविंग कर्व शो कर रहा है हमारी सेविंग। तो ये हम दिखाता है कि कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व से हम लोग किस तरीके से सेविंग कर्व ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कंजम्पशन कर्व कर लिया, कंजम्पशन फंक्शन कर लिया, सेविंग फंक्शन कर लिया। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या बोलता है कि किस तरीके से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। किस तरीके से फैक्टर जो होता है अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू क्रिएट अ न्यू कैपिटल एसेट्स इन इन्वेस्टमेंट, की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं या उनको कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, करना होता है कैपिटल एसेट में। चाहे बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी परचेज करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, इक्विपमेंट्स परचेज करना है, तो उसके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और जितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपके नेशनल इनकम को जरूर फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे दो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दो तरह की। एक बोला जाता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक बोला जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक। आपको बहुत बेसिक समझना है तो बेसिक समझ लो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए वो एक लिमिटेड एक अमाउंट होता है, पूरे साल में फिक्स होता है कि गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट करेगी पूरे साल में, जो कि बजट में भी आ जाता है आपका। इसी तरीके से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपका जितना आपकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है, इसको इनकम से मतलब नहीं होता, इनकम कितनी भी हो हम इतना ही खर्चा करेंगे सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जैसे आप अगर कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी तो नई मशीनरी परचेज करेगी, नए रॉ मटेरियल परचेज, नए इक्विपमेंट परचेज करेगी, नई बिल्डिंग्स बिल्ड करेगी, आगे अपना बिजनेस ग्रो करेगी वो। तो जितना इनकम ग्रो होता है, जितना प्रॉफिट ग्रो होता है, यहाँ पे इनकम नहीं बात करते, यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं प्रॉफिट यूज किया जाता है। जितना प्रॉफिट ग्रो करेगा या इनकम ग्रो करेगी उतना ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, किसमें, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम से, नेशनल इनकम से वो ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका 0 लेवल पे भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट उतना रहेगा और चाहे कितनी भी इनकम हो उस पर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में 3 या 4 नंबर का आ जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आता है तो आपके फ्री के मार्क्स। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अच्छे से लिख के रखना है, एग्जाम में 3 नंबर आए तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। It is an investment that depends upon the profit expectations, has direct influence on the income level। जैसे मैंने बताया कि ये किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर होता है। अगर फर्म्स को लगता है, ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि वो इस चीज से या इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो वहां पे वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो चेंज इन इनकम से इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इंड्यूस ऑन, ये इंड्यूस है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, लेकिन ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। तो इसको डज नॉट इफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं करता है इनकम लेवल से, ठीक है। चेंज इन इनकम लेवल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट इसके ऊपर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। आगे, द मोटिव बिहाइंड द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट मोटिव। इसके ऊपर क्या होता है, ये प्रॉफिट मोटिव होता है और इसका क्या होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव।
ये इनकम इलास्टिक होता है, जिस तरीके से इनकम बढ़ती है ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये इनकम इनइलास्टिक होता है, चाहे इनकम बढ़े या घटे ये हमेशा सेम रहता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इनकम इलास्टिक, और स्लोप क्या होता है इसका, अपवर्ड स्लोप होता है। और इसका क्या होता है, स्लोप इनइलास्टिक होता है, इसका स्लोप अपवर्ड होता है, और इसका स्लोप इनइलास्टिक होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है हमारे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसका स्लोप अपवर्ड रहता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का स्लोप अपवर्ड रहता है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, और इनइलास्टिक बोलते हैं उसको, ठीक है। जनरली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होगा। अब चलते हैं हमारा लास्ट टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर के, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पे हमारा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा यहाँ पे, जहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, एवरीवन हैज अ जॉब, और अगर सब लोगों के पास इकोनॉमी जॉब रहेगी तो हमारा इकोनॉमी में आउटपुट कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और जितना हम मैक्सिमम आउटपुट यूज करेंगे हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा फ्लरिश करेगी, ग्रो करेगी, ठीक। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो आपको देखने को मिलती है कई बार। एक होता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हमारा होता है कि जब कभी एक कोई भी एम्प्लॉय है वो एक जॉब को लीव करता है दूसरी जॉब पाने के लिए, अब बीच में चाहे वो महीना घर पे बैठ रहा है, 2 महीना घर बैठ रहा है, 6 महीना घर बैठ रहा है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। भले वो नई स्किल सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करने के बीच में जितने टाइम तक वो अनएम्प्लॉयड है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगला चलते हैं हमारा स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि people remain unemployment because the mismatch between the unemployed people and demand of the worker of the particular type। जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपको डिमांड है किसकी, जो वर्कर्स की, वो और जो एम्प्लॉयड पीपल है उनकी जो स्किल्स है उसमें मिसमैच है। किस तरीके का मिसमैच है, जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर में पहले रजिस्टर्स में सब काम किया जाता था 1990s में, अगर हम देखें तो पहले सब लोग रजिस्टर्स में सब काम करते थे, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आया, उससे क्या होता है कंप्यूटर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आने से क्या होता है सब लोगों को स्किल सीखनी पड़ती है, ठीक। तो अब वहां पे क्या है कि मिसमैच आ गया कि अब कंप्यूटर्स पे काम करना कंपलसरी है, जिन लोगों को नहीं आता उनको जॉब से निकाल दिया गया। उससे क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक में खैर नहीं निकालते, लेकिन अब उसकी जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जो कि हुआ भी है बहुत बड़े लेवल पे, कि कंप्यूटराइजेशन से बहुत लोगों का जॉब लॉस हुआ है, या अभी जैसे एआई आ रहा है, एआई से हो सकता है कि आने वाले टाइम में काफी लोगों की जॉब लॉस हो। तो जब स्ट्रक्चरल चेंज आता है इकोनॉमी के अंदर, कि नई मशीनरी आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, तो मैंने कंप्यूटर का बहुत बेसिक एग्जांपल दिया कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, वहां पे मशीनरी जो है, आप जो एम्प्लॉय है वो 10 साल से वही चला रहे हैं, लेकिन अब चेंज आ गया, एडवांसमेंट आ गया, अब उनको वो नहीं चलाना आता। तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से या उसकी वजह से, कि पहले उस मशीन को चलाने के लिए 25 लोग चाहिए थे, अब 5 लोग उस मशीन को चला पा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला। इजी है। तो यहां तक हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके इस चैप्टर से कई बार आते हैं, और इस चैप्टर से आना कंपलसरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं आपके। ये न्यूमेरिकल क्या है कि आपको इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे सेविंग दिया हुआ है, आपको एपीसी दिया हुआ है और एपीएस दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज हम लोगों को क्या करना है, कंजम्पशन का एक अलग से टैब बना लेना है, जहाँ से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपका इनकम 0 है, लेकिन सेविंग माइनस से कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो आपका इनकम 100 है, सेविंग भी नहीं पता, कंजम्पशन नहीं पता, क्या पता है आपको, एपीसी पता है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय वाई, है ना। एपीसी कितना है 1, और यहाँ पे वाई कितना है हमारा 100, तो सी 100 ऊपर गया तो सी कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। सी 100 हो गया हमारा। उसी तरीके से यहाँ पे 100 आपने इनकम जनरेट की, 100 आपका क्या है कंजम्पशन, तो सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। इसी तरीके से 0.85 है, 200 है, तो 200 से करते हैं तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय आपका 200, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 20 से 20 हो गया, 85 को 2 से क्या 160 170 हो जाएगा, ठीक है। ये एपीसी है, कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन निकलेगा हमारा। सेम यहाँ पे 280 है, 8 से 3 को करेंगे तो 240 हो जाएगा। आप जब न्यूमेरिकल करने लगो तो आप भी वर्बली कर पाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। 0 पॉइंट देखो हमारा एपीसी क्या होता है, एपीसी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई, है ना। तो एपीसी कितना 0.8 है, सी डिवाइडेड बाय वाई, तो वाई हमें पता है यहाँ पे 300 है
है ना। तो सी कितना हो जाएगा हमारा 300 मल्टीप्लाई 0.8, ये देखो यहाँ पे लिखते हैं, सी हमारा कितना हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो गया, और 3 8 जा 280 और जीरो का जीरो आ गया, 240 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं, यहाँ पे इनकम 30 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सॉरी सेविंग यहाँ पे 60 हो जाएगा, मतलब 200 से माइनस का ये आ गया, इसमें से माइनस का ये आ गया। अब एपीएस करना है, चेंज इनकम कितना है हमारा 30 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया 03। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 30, यहाँ पे भी 100 का है, ये भी 0.3, यहाँ पे भी 30 का है, यहाँ पे भी 100 का है 0.3। मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास ला दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो नीचे कमेंट से मेंशन कर देना, हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ना सिर्फ इसके, नेशनल इनकम के भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सपोज एन इमेजिनरी इकोनॉमी जहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना हमारा 500 है और हमारा एपीसी कितना 0.8 है, हमें सेविंग फंक्शन निकालना। ठीक है, अब देखो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन होता था हमारा, जब हमने पढ़ा था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना प्लस बी वाई, उसी तरीके सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस यहाँ पे एमपीएस लेते है ना, एमपीएस और वाई। अब देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन उन्होंने कितना बताया 500 है, तो माइनस 500, तो मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, है ना। एमपीएस कितना है 0.8 एमपीसी, और एमपीसी और एमपीएस कितना होता है प्लस करके 1, 1 में 0.8 माइनस करेंगे तो एमपीसी कितना होगा 0.2, तो 0.2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत वर्बल ये चीजें वर्बली कर पाओगे। अभी आपको इसलिए लग रहा है कि आपने, अगर कोई जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है या उनको लग रहा है कि बहुत मैंने क्या कर लिया, तो आपने न्यूमेरिकल नहीं करे हैं इसलिए आपको ये डाउट्स आ रहे हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आया हुआ है, ये दूसरे सेट में आया होगा सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू डिजिट चेंज कर देते हैं, इससे डरना नहीं है। ठीक है, 200 का 3/4 करोगे तो इजिली निकल जाएगा आपका, ये आपका 150 आ जाएगा, है ना। 300 का 2/3 करोगे तो आपको 200 आ जाएगा, उससे आपका ये निकल जाएगा। ये करोगे तो 100 ही हो गया, जीरो आपका कंजम्पशन निकल गया, यहाँ से आपका सेविंग जीरो हो गया, यहाँ पे 50, यहाँ पे भी, यहाँ पे 100, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं 2/3, हाँ 2/3 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 100, 0.5, यहाँ पे भी 0.5, ठीक है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्करेज द फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एक गवर्नमेंट चाहती है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल ना करे इकोनॉमी के अंदर, तो आपको क्या करना है। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, कि क्या होने वाला है, कि रेपो रेट को डिक्रीज किया जाए, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज किया जाए, या टैक्स रेट को डिक्रीज किया जाए। अगर एग्रीगेट डिमांड को गवर्नमेंट को गिरने से बचाना है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना है, ठीक है, सप्लाई बढ़ाना है इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अगला, इलेबोरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया इसको, जो हमने एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई वाला लिया है वो आपको यहाँ समझाना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपका एपीएस कब जीरो होगा। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर आप लोगों को याद हो तो, सेविंग अपॉन में इनकम, तो यहाँ पे आपको सेविंग जीरो चाहिए। सेविंग जीरो कहाँ पे है, ये इनकम है कंजम्पशन है, तो सेविंग जीरो कहाँ पे होते हैं, ये इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, तो यहाँ पे बराबर है, तो कहाँ पे इनकम लेवल पूछा है, तो कौन सा इनकम लेवल है 100 वाला, यहाँ पे हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी। आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा सकते हो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, जो कि आपने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाया, मैंने 4 नंबर में आया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप विद इन 1 मिनट 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको बाकी जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन उनको लिखने के लिए टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का फायदा यही है कि आपको बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सपोज एन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, डाटा दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है। अब देखो नेशनल इनकम दिया, एमपीसी दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ, तो यहाँ पे हम कंजम्पशन फंक्शन यूज करेंगे, कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ठीक है। सी इज इक्वल टू हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 100 प्लस बी कितना है हमारा 0.8 और वाई कितना है हमारा 4000, ठीक है। सी कितना आ गया हमारा 100 प्लस जीरो से ये एक जीरो कर, मतलब 0.60 कट जाएगा,
32 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। तो ये हमारा सी कितना आ गया, 3300। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा y क्या होता है, y होता है हमारा c प्लस s। तो y हमारा कितना, सॉरी, तो s क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस सी, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y हमारा कितना है 4000, और हमारा c कितना है 3300। तो सेविंग कितना हो गया हमारा 7000। और अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन ले तो हमारा s इज इक्वल टू आई बराबर होता है, तो हमारा आई भी कितना हो जाएगा 700 करोड़। फ्री के क्वेश्चन मार्क्स हैं ये 4 नंबर। अगर जिसको न्यूमेरिक, ये 2 फॉर्मूले भी आते हैं, ये वाला, ये 2-3 फॉर्मूले जो बेसिक बेसिक हैं, अगर आपको ये भी आते हैं तो फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अच्छे से कवर कर लेना, और फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अच्छी वीडियो बना दूंगा, नेशनल इनकम के और इसके न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि कई बार एग्जाम में आते हैं, कई बार क्या मोस्टली हर बार ही आते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रहा हो इस वीडियो में न्यूमेरिकल के अलावा भी कोई टॉपिक्स में, तो नीचे कमेंट्स में मार्क कर देना, मैं अलग से उसके लिए एक छोटी सी वीडियो ले आऊँगा टॉपिक वाइज। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि वो लोग इसका फायदा उठा सकें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।